देखो कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तीनों हो सकता है। तो नीचे लिखो पहला नंबर डाल के धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो जो कल परिभाषा पढ़ाया था कार्य की, उस कार्य की परिभाषा में हमने एक सूत्र बताया था W बराबर एफ एस कॉस थीटा, याद आया? अब एफ तो जानते हो कि आरोपित बल है और यस वो विस्थापन है, और थीटा जो है वो एफ और एस के बीच का कोण है कि नहीं? तो वही कोण का हम लोग देख लेते हैं कि इस पर प्रभाव क्या क्या होता है। चलें, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धनात्मक कार्य को। पर ये जो लिखा है बोर्ड में पहले उसको मिटा दें। क्लियर? तो धनात्मक कार्य के लिए सबसे पहले जो गणित में आप लोग पढ़े होंगे कि थीटा का मान अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ले जाओ तो काश जीरो का मान पढ़े होंगे 1 होता है कि नहीं? तो जब एक गणित पढ़ाते हैं फिर उसके बाद काश जीरो का मान 1 होता है, ये 1 है तो धन में है। अगर ऐसे में देखता मान लो काश 30, इसका मान सबको मालूम है √3/2, तो ये भी मान धन में है। ऐसे काश बोलो 45, ये 1 बोलो √2, ये भी मान धन में है। ऐसे काश बोलो 60, इसका मान 1/2, ये भी मान धन में है। हाँ, काश 90 नहीं करना क्योंकि काश 90 करोगे तो जीरो हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो इसके पहले 90 से पहले और 0 से ज्यादा में हर जगह पर काश का मान धन में है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कहोगे पहला नंबर जब बोलो क्या, धनात्मक कार्य, अंग्रेजी में बोलेंगे पॉजिटिव वर्क, राइट है? अंग्रेजी में बोलेंगे क्या बच्चों? अब यहाँ पर आप लोग अगर लिखोगे यदि थीटा का मान न्यून कोण हो, न्यून कोण का मान आप लोग समझ गए होंगे 0 से लेके 90 के बीच हो, है ना? 90 नहीं हो लेकिन 0 से 90 के बीच में हो, तो थीटा का मान न्यून कोण हो, राइट है? मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, गणित की भाषा में ऐसे लिख सकते हो, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा, और 90 नहीं हो सकता पर 90 से छोटा, इसे कहते हैं न्यून कोण। क्लियर है? तो इन तमाम पर यदि ऐसा हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, बस इतना आपको लिखना है परिभाषा, राइट है? और ये मैंने ऐसे मान बता दिए, सिर्फ समझने के लिए बता दी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो गणित है। यहाँ पर लिख देना, लिखो कि W बराबर बोलो क्या, W बराबर धनात्मक, सिर्फ लिख दो धनात्मक, तो उधर मान प्लस में आ गया। ये धनात्मक होने के लिए थीटा का मान न्यून कोण होना क्या है, बहुत जरूरी है, राइट? इतना लिख लो और उसके बाद हम इसका कुछ उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण पहले इतना लिखो जल्दी, ये नहीं लिखना, ये दोनों लिखना, ये नहीं लिखना। क्लियर है? ये नहीं लिखना बेटा, ठीक है ना? ये तो आपको याद होना चाहिए, गणित में पढ़े हो काश 0, काश 30, काश 45, काश 60, काश 90। क्लियर? अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है बेटा? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले मान लो, एग्जाम्पल के लिए एक हम बाल्टी बनाते हैं, ध्यान से समझना। बाल्टी तो जानते होगे, उस बाल्टी में मान लो ये सिरा है पकड़ने वाला, और यहाँ से लगा दिया मान लो रस्सी, क्या लगा दी बोलो? और ये रस्सी में से मान लो कि कुआं है, ये क्या बेटा? कुआं तो जानते होगे, और ये कुआं जानते हो ये तल है, और यहाँ कोई आदमी है, मान लो ये आदमी रस्सी को क्या किया बोलो, खींच रहा है। खींचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ घिरनी लगा करके, आजकल स्टाइल है घिरनी से रस्सी से फंसा करके खींचते हैं, कई सारे तरीका है, उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको मेन बताना है क्या है, ध्यान समझो। ये मान लो कि यहाँ पर ये पानी भरा है कुआं में। क्लियर बच्चों? अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जब रस्सी से ये आदमी ऊपर की ओर खींच रहा है,
बट पकड़ना, आदमी किधर खींच रहा है बोलो, ऊपर की ओर, तो बल की दिशा किधर हो गई, ऊपर की ओर। और ये बाल्टी भी ऊपर जाएगी, बाल्टी भी, तो विस्थापन भी किधर हो जाएगा। इसका मतलब है कि बाल्टी भी ऊपर जा रही है, यानी विस्थापन भी ऊपर है और आरोपित बल भी, तो दोनों के बीच का कोण 0 हो जाएगा, दोनों के बीच का कोण। इसको जैसे डी से लिखो या एस से लिखो, मैंने एस से लिख दिया है, इसको कोई समस्या वाली बात नहीं है कि सर आपने एस से लिखा है डी से, डी तो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका मतलब ये एक एग्जांपल हो गया कि सर अगर कुआं में बाल्टी से भरी हुई, मतलब पानी से भरी हुई बाल्टी को अगर हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो हमारे द्वारा आरोपित कार्य धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि जो बल लगा रहे हैं और बल की दिशा में विस्थापन है, इसलिए लगने वाला कोण 0 हो गया, 0 हो गया, तो न्यून कोण में आएगा, इसलिए किया गया कार्य क्या हो गया, धनात्मक हो गया। कुल मिला के ये देखो कि जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही तरफ हो या थोड़ा बहुत कोण भी हो 90 डिग्री को छोड़ के, तो वो तमाम कार्य का एग्जाम्पल किसका हो जाएगा बच्चों, धनात्मक। एग्जाम्पल लिख लो, पहला एग्जाम्पल लिखो, पहला एग्जाम्पल लिखो, लिखो यही वाले चित्र समझाने के लिए लिखे हैं, आप ऐसा लिख लो, लिखो कोई व्यक्ति रस्सी के द्वारा, कोई व्यक्ति रस्सी के द्वारा बाल्टी को कुएं से, बाल्टी को बोलो कुएं से निकालता है। अब यहाँ जोड़ सकते हो कि सर पानी भी भरा है, तो समझने के लिए कॉन्सेप्ट हमको पकड़ना है, तो लिखो व्यक्ति द्वारा आरोपित बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं, अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोले थे। दूसरी बात क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। दूसरा, आपको ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लगे कि बल और विस्थापन एक ही तरफ है तो किया गया कार्य बोलो धनात्मक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। हाँ यह बिल्कुल, जैसे मान लो कोई कार खड़ी है और तुम इधर से धक्का मार दिए तो कार उसी दिशा में चली गई। हाँ बिल्कुल सही जवाब। या जैसे मान लो हमारे पास एक बैट है, मान लो है तो नहीं पर बैट मान लो, अरे सामने बॉल आ रही तो ऐसे मैंने मारा तो बॉल लगा रहे हम इधर, बल हो सकता है बॉल थोड़ा सा ऊपर भी चली गई इधर उधर, तो न्यून कोण तो है ना, मतलब 90 तो नहीं है ना। अब मारे ऐसे ऊपर चली जाए तब वो बेकार है, तब तो फिर वहीं पर कैच ले लिया, वो आदमी ने क्या लिया, कैच ले ली, तो फिर कार्य कहाँ हो गया, वो तो 0 हो गया, रन आउट। हालांकि रन आउट पैसे हो सकता है या कैच हो सकता है, तो वो कैच वैच गणित ना समझो, हमारा फिजिक्स का मतलब है कि 90 डिग्री ना होना चाहिए, समझ में आया। 90 डिग्री हो गया तो गड़बड़ हो गया। क्लियर है लड़की? तो 0 से बोलो 90 के बीच में हो तो किया गया कार्य क्या है, धनात्मक है। राइट है। फिर आप कह सकते हो एक एग्जाम्पल जैसे रोलर, उस दिन मैंने बताया था मैंने, रोलर को क्या करते हैं लोग जो है आजकल एक्सरसाइज में भी करते हैं, क्रिकेट वाले भी करते हैं, ऐसे पकड़ के खींचते ले जाते हैं, तो वो लगाया गया बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो गया, हालांकि बल एक तरफ है, विस्थापन थोड़ा अलग है, थोड़ा कोण बढ़ गया, तो ये भी कार्य धनात्मक है। यानी रोलर पर व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या है, धनात्मक है। क्लियर हो गया? ये सब चीजें आपको याद रखना है। ठीक बेटा, एक एग्जाम्पल लिख लो, काफी है। चलो दूसरा लिखो बच्चों, ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य लिख दिया। अब इसकी अंग्रेजी आपको मालूम है बच्चों, बिल्कुल, निगेटिव वर्क। अब देखो बच्चों, फिर से गणित पढ़ाते हैं, पहले इसको अभी नहीं लिखाते, ये मान लो हम ऐसे मिटा देते हैं। क्लियर है? मिटा दिया जाए। अब 2 मिनट के लिए आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, जैसे काश मान लो 120 है, बोलो काश क्या है, आप बोलो सर 120 के झंझट बता दिए, काश अभी 120 रटना पड़ेगा, इसको लिख सकते हो 90 + 30। अब हमने पीछे गणित पढ़ाया था फिजिक्स में, ASTC लगता है, क्या लगता है बोलो। यहाँ 90 से ऊपर जाने पर 180 से कम और 90 से ज्यादा में यहाँ सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता, हिंदी में बोलते द्वितीय चतुर्थांश। तो इस स्थिति में साइन और कोसेक धनात्मक होता, बाकी ऋण में चला गया। इसका मतलब है कि ये साइन में हो जाएगा और साथ में माइनस हो जाएगा,
अब ये माइनस में और साइन 30 का मान जानते हो, मतलब cos 120 का मान क्या हो गया, तो हमको 1/2 से मतलब नहीं, हमको ये समझाना है कि माइनस में आ गया, किसमें आ गया बोलो, माइनस में आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो मतलब अगर हम कोण 90 से ज्यादा कर दें, 90 से ऐसे करते करते मान लो cos 180 ले लो, तो cos 180 का मान -1 होता है, ऋण में होता है, मतलब 180 जान के सीधी रेखा पे बनता है, कहाँ पे बनता है, सीधी रेखा पर। जैसे मान लो कि ये वस्तु है, नहीं समझे, और ये बल हो जाए और ये विस्थापन इधर हो जाए, बल इधर विस्थापन इधर, तो दोनों के बीच का कोण बोलो, या ऐसा कर दो कि ये मान लो कि वस्तु है, बल मैंने इधर लगाया और विस्थापन इधर हो जाए, नहीं आ रहा मेरी बात समझ में, तो मतलब है तो 90 से ज्यादा ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोण 90 से ज्यादा, मान लो मैंने लगभग 120 माना, लगभग की बात करो, तो 90 से ज्यादा और 180 के बीच में अगर कहीं भी कोण हो तो मान ऋण में आता है, यानी किया गया कार्य भी किसमें हो जाएगा बोलो, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपको लिखना है, तो लिखो बच्चों, यदि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण, लिखो, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण, अच्छा ये जो कोण जानते हो अधिक कोण कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, हाँ, तो लिखो, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब ऐसे चित्र बना लो, लगभग चित्र भर बना लो, तो तुम लोगों को अंदाजा ये हो जाएगा। अच्छा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप डी से लिखो या एस से लिखो, मैं यहाँ डी लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में, एस लिख दो, दोनों सेम आ, विस्थापन है एस लिख रहा हूँ, तो एस चूंकि एस लिखवाए थे ना, तो आप एस लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है, ये दोनों चित्र बना लो, लिख दिया बच्चा, बहुत सही। और जिनको मान ना मालूम है तो यह याद रख लो कि ऐसे मान होता है। लिख ली लड़की, समझ में आ रहा है, तुम लोगों को भी आ रहा है समझ में, बहुत सही बहुत सही, आ रहा है निखिल, कठिन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, बहुत सही है ना। तो ये आपको समझना है कि कोई जो है कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो फिर ये फिजिक्स और गणित दो ऐसी चीजें हैं कि कुछ भी नहीं है ना। तो चला जाए इसके एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करते हैं, उदाहरण, अभी चित्र बनाना नहीं, फिर से हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए बोला बोला। अब ये मान लो कुआं है, मैं ना बनाऊंगा, सब कुछ बने हो नहीं, समझाने का तरीका समझा रहा हूँ कि मान लो ये बाल्टी और बाल्टी में भरा हुआ पानी, ये रस्सी ऊपर से संबंधी, मान लो क्या कर रहे हैं बोलो, वेरी गुड, खींच रहे हैं, तो संबंधी खींचिंग, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी तो ये बल है बेटा ऊपर की ओर, बोलो क्या है, अब विस्थापन भी बोलो किधर हो जाएगा, तो कहोगे ऐसी स्थिति में तो धनात्मक कार्य हो गया, हाँ पर उस आदमी द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो गया, मेरी बात को पकड़िएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, बोलो क्या बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नाम सुने हो, तो ये गुरुत्वाकर्षण बेटा नीचे की ओर कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण किधर कार्य कर रहा है, अब पकड़िएगा भला, अब आदमी का काम छोड़िए, किसका काम देखिए, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है नीचे की ओर, जिसको भार कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, और ये वस्तु जा रही ऊपर, भले हम लगा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा नीचे की ओर, और वस्तु के विस्थापन की दिशा बोलो, यस बनाइए, ये ऊपर की ओर बेटा, तो देखो ना ये ऊपर है ये नीचे, मतलब कोण कितना हो गया, लगभग लगभग 180, मतलब बल और विस्थापन बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, एक बिल्कुल एक दूसरे के, तो ऐसे कार्य को ऋणात्मक कार्य कहेंगे। तो कौन कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण, कौन करेगा, तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा बाल्टी पर किया गया कार्य कैसा कार्य हो जाएगा, आई बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे द्वारा जो कार्य होता तो धनात्मक हो जाएगा, आ गया समझ में। तो लिख लो ये एग्जाम्पल, बात समझ में आया, तो लिखो एग्जाम्पल में लिखो क्या लिखो, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, गुरुत्व बाल्टी पर नीचे की ओर बल लग रहा है, बाल्टी पर नीचे की ओर बल लग रहा है,
जबकि जबकि बाल्टी ऊपर की ओर विस्थापित हो रही है। जबकि बाल्टी ऊपर की ओर विस्थापित हो रही है। अतः गुरुत्वाकर्षण द्वारा गुरुत्वाकर्षण द्वारा बाल्टी पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा बाल्टी पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो कुल मिला के आपको ये माइंड में रखना है कि यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लगभग क्या हो, बोलो विपरीत, तो कार्य कैसा होगा, और अगर एक ही दिशा में है तो कार्य कैसा होगा। बस बढ़िया। और बहुत सारी एग्जाम्पल किताबों में दे रखा है, मत कॉन्सेप्ट पकड़िए। नेक्स्ट बच्चों लिखो तीसरा नंबर शून्य कार्य। नेक्स्ट नंबर शून्य कार्य। अब इसको अंग्रेजी में आपको मालूम है क्या कहते हैं बच्चों, जीरो वर्क। चलिए इसको भी समझते हैं, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है। दो कार्य हमको पता हो गया, एक का धनात्मक, एक का बोलो ऋणात्मक। अब बची बोलो जीरो। बेटा मान लो मैं खड़ा हो जाऊं, पहले के जमाने में मूवी में सुने होंगे, खुल जा सिम सिम, तो सिम सिम खुल जाता था। अरे धर्मेंद्र की मूवी थी, मैंने देखा था, उसमें बढ़िया स्मार्ट लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र देखा ना, बता रहा हूँ वर्ड में, तो सिम सिम बोल दिया तो दरवाजा खुल गया। ऐसा नहीं होता फिजिक्स में कि मैं ये दीवार के पास कहूँ, दीवार चलो इधर से उधर चली जाओ, फिर कुछ देर में कह दो उधर से इधर आ जाओ, फिर ऊपर। तो सेंसर वाला सिस्टम छोड़ दो, अभी सेंसर नहीं बोल रहा हूँ, ये सेंसर वाला सिस्टम है। नॉर्मल दीवारों की बात करो, कहूँ कि तुम उसके सामने खड़ा हो जाओ तो दीवार नहीं चलेगी, मतलब हमने बल नहीं लगाया। हमने क्या नहीं लगाया। तो यदि मैंने कहा कि बल का मान क्या हो जाए बच्चों, तो कार्य जीरो। या उल्टा, अगर थीटा का मान क्या हो जाए बच्चों, 90 डिग्री, तो यहां पर वर्ड हो जाएगा कि cos 90 का मान बच्चों क्या होता है, जानना चाहिए। cos 90 का मान क्या होता है। तो यदि बल का मान जीरो, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो किया गया बोलो कार्य, किया गया कार्य शून्य हो गया। मेरी बात समझ में आया। तो मतलब या, और 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री का मतलब ये है कि जैसे मैं ये समझाने के लिए कहूं कि वस्तु है, ये मान लो तल है, क्या बोलो तल है, और इस वस्तु पर वस्तु मान लो ऐसे जा रही है, ये विस्थापन है। अरे यस, ये विस्थापन है, और गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, बोलो। तो इनके बीच का अच्छे से देखो कौन 90 डिग्री है। तो मतलब मैं से एग्जाम्पल के लिए ये कहूं कि मैं अपने सर पे ये मान लो फिजिक्स की किताब रखा हूं, सर पे रखा हूं, अब ये ऐसे ऐसे किताब लेके जा रहा हूं, तो मैं ले जा रहा हूं तो कार्य कर रहा है, पर हमारा विस्थापन इस दिशा में, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा है वो जीरो हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जीरो हो जाएगा। ये है वस्तु, मैं इधर से इधर आ गया, मतलब इधर से इधर आ गया तो विस्थापन हो गया इधर, लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमेशा किधर लगेगा, तो हर जगह 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो cos 90, cos 90 मतलब, तो यानी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं, हमारे द्वारा है, पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि कोण कितना बन गया 90 डिग्री। आई थिंक समझ गए। तो इसको लिखा जाए, समझ गए होगे। कोई और एग्जाम्पल बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ बिल्कुल। कूलिंग का है, हम लेके गए तो काम नहीं होगा। कूली ही कोई थोड़ी एग्जाम्पल है, पर हाँ कि पेपर में अब कूली लोग ज्यादा काम करते रहते हैं, तो आप कह दोगे भाई कूली काम करता है इसलिए कूली के लिए। हाँ बिल्कुल। वो फिर पता चला कूली में कौन था हीरो, अमिताभ बच्चन, और एक में क्या गोविंदा था, है ना। बहुत सारी मूवी देखते हैं हम लोग, तो बस पढ़ाई में बन नहीं करे, मूवी पर बहुत देखे, है ना। नहीं, पढ़ाई भी करे मूवी भी देखे, है ना।
हैं? हाँ, अच्छा एक वर्ड तो और बताना भूल गया, पूछो क्या? अगर विस्थापन भी शून्य हो, बोलो क्या हो? ये एक लाइन तो और जोड़ना चाहिए, यदि एफ बराबर 0 या थीटा बराबर 0, और साथ में बोलो क्या, एक चीज और लिखना चाहिए, कहीं पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देना चाहिए कि यदि तथा 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 ये जो विस्थापन है बच्चों वह अगर 0 हो, विस्थापन 0 है, विस्थापन 0 हो, विस्थापन कैसे 0 हो सकता है? जैसे मैं हम लोगों ने पढ़ा है कि साइकिल ये एक सर्कुलर पाथ में चलती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसका एक चक्कर लगाने में जो कुल विस्थापन वो 0 हो जाएगा। तो विस्थापन शून्य हो गया, इसलिए कार्य शून्य हो जाएगा। यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अच्छा पृथ्वी का तो समझे, जैसे पेंडुलम, पेंडुलम सुने होगे, सरल लोलक होता है हिंदी में, तो यहाँ पर ये हो गया, मान लो ये लोलक कहते हैं, लक, लोलक, अंग्रेजी में बोलते हैं बॉब, BOB, बॉब, बॉब, लोलक, क्या बोलते बोलो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भैया मैं इसको उठा के यहाँ पर ले जाऊं, ना ले जाऊं? लोलक ये पूरा व्यवस्था है भला, ये जो लटका इसको गोलक कहते हैं, गोला है तो गोलक, व्यवस्था को लोलक, कि सर इसको तो नहीं लोलक कहते, ना 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 ना, ये पूरी व्यवस्था लोलक, और ये जो बीच में लटका उसको गोलक, और ये लंबाई रस्सी बंधी है, तो बेटा इसको खींच के छोड़ दो, तो बस तू यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से दौड़ दौड़ के यहाँ आएगी, आएगी, फिर घूम के यहाँ आएगी, तो एक पूरा चक्कर लगाएगी, मतलब कुल कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन 0, विस्थापन। तो कुल मिलाकर के 3 तरह का से हमको कार्य पता चला 0, या तो बल 0 है, या तो थीटा का मान 90 डिग्री हो, या विस्थापन ही न हो, तो कार्य क्या हो जाएगा? अब हम इस दीवार को ये बल तो लगा रहे हैं पर वस्तु विस्थापित, इसलिए किया गया कार्य क्या है? आप कहोगे सर आपके सर पावर है नहीं है, तो अरे पावर हो चाहे ना हो पर दीवार तो नहीं जा रही है ना, मतलब हमारे द्वारा कार्य क्या है? आई थिंक समझ गए? तो ये इसमें लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख लो, लिखो एग्जाम्पल, इसको जोड़ दियो ना, तीनों चीज जोड़ दियो, गुड, वेरी गुड। लिखो एग्जाम्पल नंबर पहला, चित्र हो गए, बनाने की जरूरत नहीं, वर्डिंग में लिखवा देता हूं, लिखो। जब एक सरल लोलक दोलन करता है, जब एक सरल लोलक दोलन करता है, जब एक सरल लोलक दोलन करता है, तो लोलक, अभी बोले थे जब एक सरल लोलक दोलन करता है, नहीं सुनाई दे रहा है? लोलक बोला, सरल लोलक दोलन करता है तो डोरी में तनाव उत्पन्न होता है, डोरी में, रस्सी, डोरी मतलब रस्सी, डोरी में बच्चों तनाव उत्पन्न होता है, ये डोरी में बोलो तनाव उत्पन्न होता है। जो विस्थापन, ये विस्थापन है, जो विस्थापन, जो विस्थापन के ठीक लंबवत होता है, जो विस्थापन के ठीक लंबवत होता है, अतः तनाव द्वारा किया गया कार्य, अतः तनाव द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, तनाव द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तनाव द्वारा किया गया कार्य बच्चों, कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, बहुत सही, बहुत सही। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, दूसरा यही पृथ्वी वाला ले लो, ले लो। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसमें अभिकेंद्र बल, जिसमें अभिकेंद्र बल सदैव, जिसमें अभिकेंद्र बल सदैव
पृथ्वी के विस्थापन के पृथ्वी के विस्थापन के लंबवत होता है। लंबवत होता है। अतः अतः अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। आई थिंक समझिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है। पृथ्वी भर की चक्कर नहीं लगाती, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे पिंड बोलो चक्कर लगाते। जो भी चक्कर लगाता है उसके लिए एग्जाम्पल फिट है। क्लियर है। और आपने पीछे पढ़ा है कि कोई बस तो अपने से चक्कर नहीं लगाती, उस चक्कर लगाने में कौन बल मदद करता है? अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल यहाँ विस्थापन के क्या बच्चों? बिल्कुल लंबवत है। ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे बच्चों। समझ में आ गया कितने प्रकार के कार्य होते हैं? धनात्मक, बिल्कुल धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। बहुत सही, बहुत सही। आप लोगों को समझ में आ गया। पेपर में इनके एग्जाम्पल आएगा तो आप बिल्कुल एग्जाम्पल तरीके से समझा देना, कोई दिक्कत। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिए हैं बुक में, तो हम अभी कुछ देर से कराते हैं। बेटा इनका डिफरेंस आप लोग लिख लेना है, और ताकि आप लोगों को पेपर में आए तो बन जाए। चले अब लिखो कारिका मात्रक। नई हेडिंग है कारिका मात्रक। अंग्रेजी में यूनिट ऑफ वर्क। ध्यान दो बेटा, हम लोगों ने जैसे बल का याद कराता हूँ, एक बार याद दिलाता हूँ। हमने ऐसे बताया था कि बल का मात्रक याद आ रहा है कुछ कुछ? मैं याद दिलाता हूँ कि मैंने कहा था कि बल के दो मात्रक होते हैं। एक तो मैंने बोला था कि एब्सोल्यूट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष मात्रक। और एक को मैंने बोला था गुरुत्वीय मात्रक। याद आया? बहुत सही। अब फिर मैंने बोला था इनके भी दो प्रकार होते हैं, एसआई पद्धति में और बोलो क्या? सीजीएस पद्धति। बहुत सही, बहुत सही। यहाँ भी बच्चों इसके दो मात्रक होते हैं, इसके एसआई और बोलो क्या? बहुत सही, बहुत सही। फिर एसआई पद्धति में याद करो, यहाँ बल का निरपेक्ष मात्रक न्यूटन होता है, ये पढ़े हो। इसका संकेत एन होता है। सीजीएस में पढ़े होगे डाइन होता है ना। और इसको डी बाई एन लिखते हैं, या पूरे स्पेलिंग लो डी आई एन नहीं भी लिखते, डी बाई एन नहीं भी। और गुरुत्वीय मात्रक जो बल का होता है उसको आपने पढ़ा होगा किलोग्राम भार। इसको शॉर्टकट में केजीएफ बोलते हैं। मैंने नहीं, भार है तो वेट लिखते हैं, केजीडब्ल्यूटी, केजीडब्ल्यूटी बोलते हैं। हाँ, इसको किलोग्राम बल भी बोलते हैं, किलोग्राम बोलो बल। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं केजीएफ, मूवी नहीं केजीएफ। ये इसीलिए बोला था ताकि आपको याद रहे। और सीजीएस पद्धति में इसी को कहते हैं किलो हटाओ ग्राम लगाओ। क्या लगाओ? तो ग्राम भार, जीडब्ल्यूटी, या इसको ग्राम बल भी कहते हैं, ग्राम बल। इसको जीएफ भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गया है ना? तो ये लोग गलत पलत ना समझना कि मूवी है या कुछ और है। तो ये बल के जैसे बेटा हमने मात्रक का वर्गीकरण करा के बताया था, इसी तरह से बेटा कार्य के भी वर्गीकरण है। बोलो समझ गए? तो पहले नंबर में जैसे उसके है, तो इसमें निरपेक्ष मात्रक। बोलो क्या? बहुत सही। और इसका मतलब है कि पड़ोसी में दूसरा क्या होगा बच्चों? अब सवाल उठता है कि सर यहाँ भी क्या होगा? नहीं, मतलब इसमें भी निरपेक्ष गुरुत्व का है पैदा आया। पूछ सकते थे तो तुम लोग पूछे नहीं, हम ही पूछे हम ही बता दें। आए हम ही पूछे हम ही बताएं, ऐसा चलेगा? तो पूछना चाहिए ना कि सर ऐसा क्यों है। अच्छा, अब चलो हम ही पूछ के तुमसे पूछवाते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए बेटा कि जो कार्य का सूत्र होता है वो होता है W बराबर एफ गुणे एस। तो एफ आया ना, इसीलिए एफ का गुण इसमें भी आएगा। आइसिंग में मतलब जो जेनेटिक का सर है, जो पेरेंट में होगा वही बच्चे में होगा। इसका मतलब ये बच्चा वो बाप है। अभी भी नहीं आया समझ? तो यानी यानी कहानी समझ में आ गया होगा। और यहाँ भी बोलो कौन सी पद्धत?
अब यहाँ भी बोलो क्या? बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, बहुत सही। तो ऐसे आप लोग भी स्टाइल मार लो, और इसको मत बनाओ, ये तो बना चुके, इसको बनाओ फिर डिटेल में लिखते हैं। तो बनाओ फिर अपन डिटेल में बनाते हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो आगे भी इसको बताना है कि नहीं? तो भैया यहाँ पर हम लोग पहुंच गए कि बल के और दुनियादारी है। तो ये दुनियादारी में भैया इनका भी कुछ मात्रक है। एसआई पद्धति में बच्चों कार्य का जो मात्रक होता है आपको पता है, जूल होता है। बोलो क्या होता है? और इसमें सीजीएस में अर्ग होता है, ये सबको मालूम है। इसमें थोड़ी समस्या है, जैसे इसमें समस्या है किलोग्राम भार, तो इसमें बोलोगे किलोग्राम। देखो ये किलोग्राम हो गया, लेकिन पड़ोसी वाले में लंबा दूरी है तो इसलिए मीटर होगा। क्या होगा? किलोग्राम मीटर। बोलो क्या? इसमें बोलोगे तो ग्राम सेंटीमीटर। आई होप समझ गए? आई थिंक समझ गए कि नहीं? तो इनको डिटेल में हो जाए एक एक करके। तो पहले नंबर में लिखो बच्चों, इसको निरपेक्ष लिखो, निरपेक्ष मात्रक है। और जो लिखना है लिख लो, और पहले नंबर पे ऐसे लिखो, फर्स्ट नंबर में निरपेक्ष मात्रक, और उसके बाद ए नंबर में लिखो एसआई पद्धति में। बेटा ये एमपी बोर्ड में है ना, दिस इज द मेथड, आपको लिखना पड़ेगा। पर अगर ये सीबीएसई में लिखते तो शॉर्टकट में अपन लिख देते हैं, है ना। तो एसआई पद्धति में, क्लियर? एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक, एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक, ये लिखना पड़ेगा। निरपेक्ष की चर्चा हो रही ना, निरपेक्ष मात्रक, निरपेक्ष मात्रक जूल होता है, जूल होता है। और उसकी स्पेलिंग भी ब्रैकेट में लिख लो, निरपेक्ष मात्रक जूल होता है, ठीक है। और इसको कैपिटल जैसे लिखते हैं, साइंटिस्ट का नाम हमेशा सिंबल में लिखेंगे तो कैपिटल में लिखते हैं, रूल है। जैसे न्यूटन को कैपिटल एन से लिखते हैं, देख लो। तो ऐसे चूंकि ये तुम बेटा जूल भी एक साइंटिस्ट है, ठीक है, तो ये लिख दिया एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक जूल होता है, जिसका संकेत जे है, जिसका संकेत बोलो जे है। अब वो सूत्र का उपयोग कर लो, तो बोल देना सूत्र W बराबर एफ एस सी। अब यहाँ ध्यान देना, W की जगह पर लिखोगे 1 जूल, और कार्य का मात्रक है जूल भला, और W के बाद यहाँ F आया था, F मतलब बल, और बल का मात्रक देखो एसआई पद्धति में क्या है, बिल्कुल सही, तो न्यूटन। और चूंकि दूरी है, F के बगल में S है, तो F के बगल में, तो F का मात्रक क्या है, और S है दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर। आई समझ में बात? ये एसआई की चर्चा कर रहे हैं ना, ये लिखा तो है एसआई पद्धति निरपेक्ष एसआई। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा 1 जूल बोलो मीटर, कहाँ से जान जाओ बच्चों कि 1 जूल मीटर, सॉरी 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन बोलो मीटर कितने के बराबर है, जूल के, है ना। इसको लिख लो, इसको परिभाषा भी हो जाएगी। इसकी परिभाषा ध्यान से देखो, कुछ ऐसी हो जाएगी, यदि किसी वस्तु पर, ध्यान से समझिए, यदि किसी, मान लीजिए ऐसे वस्तु है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, यदि एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु उसी दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाती है। इधर बल लगा रहे, इधर बल लगा रहे उसी दिशा में 1 मीटर, तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। नहीं आया समझ में? किया गया कार्य, तो इसको पहले इतना लिख लो, फिर परिभाषा लिखो 1 जूल की। 1 जूल की परिभाषा भी आया था, अच्छी परिभाषा आया था, ओके वेरी गुड, तो लिख लिया जाए। पहले इसको लिखे, अब लिख लिए तो फिर परिभाषा लिखो, लिखो अतः करके, यदि किसी पिंड पर, इसको नीचे लिखो, यदि किसी पिंड पर
एक न्यूटन का बल लगाने पर, यदि किसी पिंड पर एक न्यूटन का बल लगाने पर, एक न्यूटन का बल लगाने पर बल की दिशा में, बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाए, बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाए, तो किया गया कार्य, किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से एसआई के बाद सीजीएस में आओ, मैं यही काम चला देता हूँ। ठीक है, ये हो गया है ना, तो मैं यहीं पर बी लिख देता हूँ, तुम लोग नीचे लिखोगे। अब एसआई के बाद क्या लिखेंगे बोलो, सीजीएस पद्धति। और कार्य का मात्रक निरपेक्ष मात्रक तुम लोग जानते हो, बिल्कुल अर्ग होता है, इसकी स्पेलिंग भी जानते हो, ERG, ERG। तो सूत्र वही रहेगा बच्चों, है ना। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ जाएगा बच्चों एक अर्ग, लेकिन बल का मात्रक पड़ोसी में देखो लिखा है डाइन, एक डायन या एक डाइन जो भी लिखना हो। और ये दूरी है तो चूंकि सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, यानी ये तुम्हारा बच्चा एक डाइन सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आई का। आई थिंक समझ गए। तो परिभाषा भी उसी तरह रहेगी, पहले इसको लिख डालिए, है ना। अर्गव की परिभाषा आई थी जूल वर्ग की। अच्छा, हो गया। नीचे से लिखो पैराग्राफ चेंज करके। यदि किसी पिंड पर इतना छोड़ दो और फिर लिख लेना खुद। यदि किसी पिंड पर एक डाइन, डाइन लिखो या डायन तुम्हारी मर्जी, यदि किसी पिंड पर एक डाइन का बल, यदि किसी पिंड पर एक डाइन का बल लगाने पर, लगाने पर बल की दिशा में, बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर का विस्थापन हो, बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर का विस्थापन हो, तो किया गया कार्य एक अर्ग कहलाता है। किया गया कार्य एक अर्ग कहलाता है। ठीक है, ये सूत्र लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जान लो बच्चों कि एक अर्ग और एक जूल, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है पहचान। ये तो काम हो गया इसका, नहीं समझे, समझना चाहिए बच्चों। तो इसको हम कुछ देर से संबंध बता देंगे कि अर्ग और बोलो किसमें, जूल में। चलिए, अब निरपेक्ष खत्म हो गया, आप किसमें बोलो, चले बोलो गुरुत्वी। तो दूसरे नंबर में गुरुत्वी, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, गुरुत्वी में ए नंबर में पहला नंबर क्या बच्चों, एसआई पद्धति। लिखते जाइए फटाफट, कार्य का यहाँ लिखते जाना गुरुत्वी, हम यहाँ मिटाते जाते हैं, आप लोग लिखते जाइए गुरुत्वी मात्रक, यहाँ अर्ग नहीं रहेगा। हो गया। यहाँ पर देखो एसआई पद्धति में कार्य का गुरुत्वी मात्रक हो जाएगा, ऐसे इन्वर्टेड काम में लिखना, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर इन्वर्टेड काम में, या अलग कलर के पेन से लिखना ताकि आपको मास्टर समझ में आ जाए कि भाई हमको क्या मैसेज देना है उसको। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर इस सूत्र का उपयोग वही रहेगा जैसे पीछे पड़े हो। यहाँ पर आपको मालूम हो गया कि इसका मात्रक हो गया 1 किलोग्राम मीटर, और डब्ल्यू ये आपका एफ है, ये आपका मान अभी तक लिखा है किलोग्राम भार या किलोग्राम बल, जो पसंद हो।
मैं लिख देता हूँ किलोग्राम भार, राइट है, आप बल भी लिख सकते हो। और यस तो पुराना है, दूरी है, तो दूरी तो यही रहेगी, 1 मीटर रहेगा, वो नहीं बदलेगा। क्लियर है? और तुम लोगों को याद हो तो याद दिलाते हैं, 1 किलोग्राम भार जो है बच्चों 9.8 न्यूटन। हाँ गुड, न्यूटन न्यूटन। हाँ, और आगे ये मीटर तो लिखा है, 1 को गुणा करो तो ये आएगा। और बेटा 9.8, और कुछ देर पहले अभी पढ़े कि न्यूटन गुणे मीटर जूल होता है। इसका मतलब ये है कि 1 किलोग्राम मीटर बराबर होगा 9.8 जूल। इसमें परिभाषा नहीं लिखना, बस इतना ही लिखना। इसकी परिभाषा जानते हो, स्थित समय के साथ जगह के साथ बदल जाती है, इसलिए इसकी परिभाषा नहीं मान्य होगी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, पृथ्वी के ही अन्य भागों पे गुरुत्वाकर्षण का मान बदल जाता है। हाँ, पृथ्वी में ही आप अगर अलग अलग हिस्से में जाओ तो जी का मान बदल जाएगा, इक्वेटर पे अलग होगा, पोल पे अलग होगा, मतलब हाँ, तो ये एवरेज वैल्यू लेके चल रहे अपन, ठीक है। तो इसलिए इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ये लगभग मान के चल के रहे। क्लियर बच्चा? इक्वेटर में कुछ और वैल्यू है, पोल में कुछ और है, सेंटर में, अर्थ के सेंटर में तो जीरो हो जाता है जी का मान है, तो फिर वो परिभाषा वहाँ काम न करेगी। इसलिए आप इतना लिख लीजिए, ठीक है। नहीं, इसकी परिभाषा लिख रहे नहीं। क्लियर? चलिए, ये ए कंप्लीट हो गया, बहुत सही। अब इसी में बी नंबर, इसी में ध्यान देना, गुरुत्व में एसआई के बाद क्या बच्चों? सीजीएस। तुम लोग अलग से लिख रहा हूं, मैं ये वहीं पर काम चला रहा हूँ, ये नहीं कि सर जो है हम काम चलाएं क्या, नहीं, तुम नीचे लिखोगे मिटाते, सॉरी तुम लोग लिखोगे, मैं मिटा के लिख रहा हूँ। हाँ, तो ये देखो, सीजीएस पद्धति में गुरुत्वीय मात्रक, ध्यान देना, कार्य का गुरुत्वीय मात्रक हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर, मालूम है ना, ग्राम सेंटीमीटर होता है, सूत्र वही रहेगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं और इसको आप लोग लिखते जाइएगा। तो फिर यहाँ बात करता हूँ, डब्ल्यू का मान हो गया बच्चों 1 ग्राम सेमी यानी सेंटीमीटर, और बल का मात्रक देखो बच्चों, ये लिखा है ग्राम भार, अभी तक मिटाया नहीं मैंने जानबूझ के, यानी ग्राम भार, ठीक है ना, इसीलिए लिख दिया था ताकि ये मैचिंग मैचिंग भी हो जाए। और यस, यस तो जानते हो ना बच्चों, दूरी है सेंटीमीटर में। अब फिर से ग्राम भार 980, 980 डाइन, 980 डाइन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? बिल्कुल सही, वेरी गुड। और सेंटीमीटर को क्या बदले, वो तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, 1 का गुणा करोगे तो 980 ना आएगा, और डाइन सेंटीमीटर कुछ देर पहले पढ़ा है, अर्ग, चेक करो। तो अब इसको क्या याद हो गया होगा, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर यानी सेमी बराबर 980 अर्ग होता है। तो ये हमने कार्य का क्या बता दिया बोलो, मात्रक। तो बस आज की क्लास इतनी रहेगी, है ना, तो मिलते हैं कल, तब तक हम लोग वीडियो को पॉज कर देते हैं, ठीक है।